नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। काशी तमिल संगम संस्कृतियों के संगम का उत्सव और इंडियन एक्सप्रेस में अनिल बलूनी का आलेख। मोदी तमिल संस्कृति परंपराओं को हक देने के मिशन पर। घरेलू और वैश्विक मंचों पर मोदी कर चुके हैं जिक्र। मोदी ने तमिल संस्कृति परंपराओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। तमिल साहित्य की महानता और योगदान को भी बताया। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकजुटता ही मुख्य मिशन। काशी तमिल संगम इसका उत्कृष्ट उदाहरण। तमिलनाडु और तमिल संस्कृति को बताया गौरव का केंद्र। अब तमिल संगम का अगला पड़ाव कच्छ होगा। कच्छ सौराष्ट्र की बड़ी आबादी, तमिलनाडु में मदुरै और तमिलनाडु में बड़ी संख्या में गुजराती समुदाय। जनवरी में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन किया। बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की। यूएन के 74वें सत्र में कनियन पुंगुदरनार का जिक्र किया। पंच प्राण से भी मोदी ने गर्व और कर्तव्य का जिक्र किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का वादा पूरा करने के मिशन पर है मोदी। तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए विभाजनकारी यात्राएं निकाल रही। एलएसी पर वायु वीरों का दम, ड्रैगन बेदम। चालबाज चीन को भारत बार बार सबक सिखाता रहता है। चीन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते, बावजूद इसके चीन बार बार भारत की ओर आंख उठाने की जुर्रत करता है। पूर्वोत्तर में आज से भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें युद्धक विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। चालाक चीन सुन ले हिंद की गर्जना। चीन देख ले हिंद की ताकत। ये भारत की आवाज है, जिसके शोर से चीन के कानों के पर्दे फट जाएंगे। भारतीय सेना पूरी तरह एक्शन में है। हिंद के वीर चालबाज चीन को चित करने के लिए आसमान में अपना शौर्य दिखा रहे हैं। एलएसी के पास भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वैसे तो इसकी तैयारी काफी पहले से थी, लेकिन 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ये युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। एयरफोर्स ने इस युद्धाभ्यास के लिए ईस्टर्न सेक्टर के अपने सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। असम के 3 और पश्चिम बंगाल के 1 एयरबेस से एयरफोर्स ये एक्सरसाइज कर रही है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बनी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी इस युद्धाभ्यास के लिए किया जा सकता है। चीन जान ले, ये 1962 वाला भारत नहीं, बल्कि ये नया भारत है जो दुश्मनों से लोहा लेने का दम रखता है।
62 ऑपरेशन हमारी हार इसलिए हुई थी कि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये एक तो लिखा हुआ है पहाड़ों के ऊपर। उसको वो भारत के वो समझ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 62 से अब तक भारत 62 का भारत नहीं है। रफाल, सुखोई, लेटेस्ट फाइटर्स, अपने एयरक्राफ्ट जो हैं C-130 हरकुलिस। इस एक्सरसाइज के दो मकसद हैं। एक, चेक करेंगे कि हम कितने पैमाने पर तैयार हैं चाइना को टेक ऑन करने के लिए इन द इवेंट ऑफ एन एयर वॉरफेयर। और दूसरा, चाइना को बड़ा कड़ा मैसेज भेजने के लिए कि हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी हर प्रकार से तैयार है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई समेत देश के लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चीन बार बार भारत के हाथों पिटकर वापस जाता है, लेकिन जिनपिंग की विस्तारवादी सोच बार बार भारत की सीमा में दखलंदाजी करती है। लेकिन आसमान में हिंद की गर्जना देख चीन ये जान जाएगा कि अगर उसने गुस्ताखी की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। तो फाइटर जेट तैनात है। सेना के कई ऐसे फाइटर जेट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन कौन से फाइटर जेट शामिल इसमें हो रहे हैं, सबसे पहले आइए आपको वो बता देते हैं, क्योंकि LAC पर हिंद का दमखम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात राफेल की होगी। राफेल की तैनाती और उसके साथ ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट एक और, उसका नाम है सुखोई। सुखोई को भी तैनात किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही तेजस का भी दमखम देखने को मिलेगा। वहीं मिराज की भी तैनाती होगी, दुश्मन को सीधा जवाब देने के लिए और भारत की तैयारी दिखाने के लिए। MiG-29 को भी यहां पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन और बाकी लड़ाकू विमानों की भी तैनाती होगी और यह है भारत की तैयारी दुश्मन देश को जवाब देने के लिए। लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से एयरबेस, किस किस विमान की तैनाती जहां पर की गई है और कौन से एयरबेस एक्टिव नजर आते हैं। जिसमें सबसे पहले जिस एयरबेस की हम बात कर रहे हैं वो है तेजपुर एयरबेस, जहां पर सुखोई फाइटर जेट की तैनाती है। दूसरा एयरबेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है हाशिमारा, जहां पर राफेल की तैनाती है। तीसरा जो एक्टिव एयरबेस है वो है जोरहाट का, यहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात है। आपके सामने इस वक्त वो अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, जिसकी ताकत को दुश्मन देश भी जानता है और यह भी मानता है कि इन तमाम फाइटर जेट्स के आगे वो बेदम है। जी, चीन से तनाव पर सियासत लगातार लेकिन जारी है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। इसी बीच तवांग झड़प पर पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन आया, जिसमें भारत की तारीफ की गई। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। सरहद पर दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के शूरवीर आसमान में मंडरा रहे हैं। सरहद पर सेना दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी ओर तवांग को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष शीतकालीन सत्र में चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि रक्षा मंत्री की ओर से बातें साफ कर दी गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? चीन हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रहा है। ये तो हमारी सैनिकों की बहादुरी है कि हम चीन को मुंहतोड़ उत्तर दे रहे हैं, मगर कहीं न कहीं राजनयिक स्तर पर हम चीन के प्रति जो कमजोरी दिखा रहे हैं या जो परहेज कर रहे हैं उस पर सीधे आक्रमण करने से, उससे गलत संदेश जा रहा है। और फिर सीमा का ऐसा सवाल है जिस पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ चर्चा होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि चीन के खिलाफ मोदी सरकार बेहद नर्म रवैया अख्तियार कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और ओवैसी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए।
कांग्रेस को ये वॉर का बारे में एक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनका बारे में 1% का भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए जब तक कांग्रेस क्लीन अपने आप को क्लीन सबमिट नहीं करता है। इसलिए कांग्रेस का किसका साथ क्या रिश्ता है वो तो निकालना पड़ेगा ना। कम से कम मेरा निवेदन होगा कांग्रेस को एक कुछ भी खबर मत दीजिए, कांग्रेस और ओवैसी को बिल्कुल मत दीजिए इसका बारे में। सियासत अपनी जगह है, मुद्दा संवेदनशील है। जरूरत है कि देश के नागरिक एकजुट रहें ताकि दुश्मन की अकड़ मिट्टी में मिलाई जा सके। और अब बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की, जिसका गुनहगार आफताब, जो पुलिस पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस जब उससे सवाल पूछती तो उसके जवाब वो अंग्रेजी में देता, लेकिन पुलिस को आफताब के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगा है। महरौली के जंगलों में मिली हड्डियों की CFSL रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। उसका DNA श्रद्धा के पिता से मैच हुआ, यानी आफताब अब बच नहीं पाएगा। DNA मैच, आफताब का माइंड गेम कैच। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को रोज नए नए सुराग मिलते जा रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपी आफताब के खिलाफ सबूत जुटा रही है। पुलिस के हाथ हत्यारे आफताब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत लगा है। दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंकी गई श्रद्धा की हड्डियों से श्रद्धा के पिता विकास वालकर का DNA मैच हो गया है। पुलिस पूछताछ में आफताब ने कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा के शव के टुकड़े महरौली के जंगलों में फेंके थे। आफताब श्रद्धा हत्याकांड में श्रद्धा के DNA श्रद्धा के पिता से मैच कर गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस पूरे केस में बड़ी कामयाबी मिली है। CFSL की रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद अब दिल्ली पुलिस आगे की जांच को आगे बढ़ा रही है। वह दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफी की जो रिपोर्ट थी वो भी दिल्ली पुलिस को मिल गई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग है। यूं तो शातिर आफताब पुलिस से बचने के लिए हर थ्योरी को नकारता रहा, लेकिन DNA के सबूत चीख चीख कर उसके गुनाहों की कहानी बयां कर रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में जो CFSL रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। दरिंदे आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर जंगलों में फेंका था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था। वो 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। पिछले महीने आफताब का नार्को टेस्ट किया गया था। इसमें उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट चला था। आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की थी। हालांकि तब उसने कहा था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। और अब बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी की, जिस पर कोर्ट का हंटर चला है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े हुए मामले में दोषी करार दिया है। एक तरफ जहां पर कैद की सजा सुनाई गई तो दूसरी तरफ जुर्माना भी लगाया गया। और जैसे ही ये सजा का ऐलान हुआ, माफिया मुख्तार अंसारी रो पड़ा। यूपी में कभी जिसका बोलबाला था, शराब की दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, उस पर कोर्ट का हंटर चला है। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। इनमें से 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही
जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी। मुख्तार पर राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, अवधेश राय हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड और गाजीपुर में एडिशनल एसपी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का चार्ज है। कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाया, जिसके बाद कोर्ट ने सजा का फरमान सुनाया है। तो एक तस्वीर आप देखिए, लेकिन ये रेलवे स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है दिल्ली का आईजीआई, जहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर लोग 5 से 6 घंटे पहले पहुंच रहे हैं, तब जाकर उन्हें फ्लाइट नसीब हो पा रही है। हालांकि बढ़ती हुई भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और इसे काबू में पाने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की हैं। हवाई सफर करने वाले यात्री परेशान हैं। भीड़ की वजह से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से लोगों की फ्लाइट मिस हो रही है। यात्रियों की शिकायत के बाद भी कोई कारगर समाधान निकलता नहीं दिख रहा। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीआईएसएफ और एचएमओ के अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया भी आईजीआई एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की भीड़ और उनकी परेशानी को देखते हुए प्रशासन की ओर से इंतजाम उठाए गए। लेकिन फिलहाल देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की क्या तस्वीर है। इस समय हम टर्मिनल 3 पर है और गेट नंबर 4 की तस्वीर देखिए। लोग अपने सुरक्षा जांच को लेकर इंतजार कर रहे हैं, कतारें हैं। और लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत न हो। उधर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी भीड़ के कारण यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। यात्रियों को बोर्डिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे इस समय हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और यात्रा के दौरान जो समय लगता है, लखनऊ से दिल्ली में लगभग 30 मिनट की यात्रा करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग के समय में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। लगभग 2-2 घंटे लंबे इंतज़ार के बाद उनको बोर्डिंग मिल रही है। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अपनी बारी के लिए घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। फ्लाइट के टेक ऑफ से 5 से 6 घंटे पहले लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि उनकी फ्लाइट मिस न हो जाए। जाहिर बात है कि ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक से आखिर इतनी भीड़ क्यों बढ़ने लगी। इसके पीछे की देखिए 4 वजह हम आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर क्यों आईजीआई पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जिसमें सबसे पहले वजह नंबर 1 की बात करेंगे, बुनियादी सुविधाओं की कमी क्योंकि यहां पर है। यात्रियों की शिकायत है कि एयरपोर्ट पर लगी हुई एक्सरे मशीन बहुत धीमे काम करती है, जिससे जांच में समय लग जाता है और भीड़ एक्यूमुलेट होने लगती है। वजह नंबर 2 है कि सुरक्षा बलों की कमी। लोगों की शिकायत यह है कि सुरक्षा बल कम है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी चेक होता है वहां पर चेक धीमे गति के साथ होता है। वजह नंबर 3, दिल्ली एयरपोर्ट की क्षमता। देखिए, एयरपोर्ट पर हर महीने 5.8 मिलियन ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, जिससे जाहिर बात है कि भीड़ बढ़ती है। वजह नंबर 4 यह है कि कोविड के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। जानकार ये भी मानते हैं कि फ्लाइट टिकट की कीमतों में गिरावट की वजह से एयरपोर्ट पर अचानक से भीड़ बढ़ने लगी है। कोविड के दौर में यात्राएं बंद थी, जो जाहिर बात है कि रूल्स एट ईज होने के बाद वो भीड़ के तौर पर ज्यादा नजर आने लगी है, यानी कि लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। और वंदे भारत में आज हम आपको एक कलम की कहानी सुनाएंगे। आप सोच रहे होंगे क्या कलम की भी कोई कहानी हो सकती है? जी हां, आज हम उस कलम की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर गाथा जिससे उन्होंने लिखी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। तस्वामी महाराजानां तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नाम महानुभावानां। कलम जिसकी ताकत दुनिया जानती है। आज हम उस कलम की रोशनी के बारे में आपको बताएंगे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की वीर गाथा लिखी है, जिसने पीएम मोदी की जीत की कहानी लिखी है, जिसने पीएम मोदी के हर दस्तखत को कलमबद्ध किया है। एक स्वामी की कलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अहमदाबाद में एक समारोह में पीएम मोदी ने जब कलम की कहानी सुनाई तो कलम भी खुशी से झूम उठी। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था।
तो वहाँ 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। तो उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संप्रदाय के संत प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ अपने विशेष संबंध को याद करते हुए विशेष कलम की कहानी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2002 के चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं राजकोट से प्रत्याशी था तो मुझे एक पेन मिला था जिसमें लिखा था कि प्रमुख स्वामी महाराज जी ने आपसे अनुरोध किया है कि आप इस पेन से अपने कागजात पर हस्ताक्षर करें। पीएम मोदी ने कहा, इसके बाद वो हर बार नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे कलम भेजा करते थे और जब मैंने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने बीजेपी के रंग वाली कलम भी भेजी थी। मोदी सरकार बनने के साथ ही कई चीजों में बड़े बदलाव देखे गए, जहां पर एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला भारत की शिक्षा व्यवस्था में। 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी उस दिन से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सभी राज्यों, सभी वर्गों के बीच सराहना हो रही है। मोदी सरकार के इस एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के चलते क्या बदलाव देखने को मिले, आपको वो बता देते हैं। स्कूल से छात्राओं का ड्रॉप आउट कम हुआ है, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। हायर सेकेंडरी क्लासेस में एनरोलमेंट रेट बढ़ा है। 2012-13 में एनरोलमेंट रेट 39.38% था, तो 2021-22 में एनरोलमेंट रेट बढ़कर 58.23% हुआ है। महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। 2012-13 में 35.8 लाख से 2021-22 में 48.77 लाख ये संख्या हुई है। वहीं पुरुष शिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई। 2012-13 में 42.4 लाख से 2021-22 में 46.3 लाख ये संख्या हुई। इसी तरीके से हैंड वॉश फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान विवादों में घिर चुकी है। पहला गाना रिलीज होते ही फिल्म के बॉयकॉट की मांग उठने लगी। दीपिका ने गाने में जो अटायर पहना है उसके रंग को लेकर यह पूरा विवाद है। तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख खान ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं, आप और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं इसे फैलने नहीं देंगे। I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी को कौन नहीं जानता, राहुल गांधी को किसने नहीं देखा, ये सवाल जिससे भी पूछा जाएगा हर कोई ये बता देगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वायनाड से सांसद हैं। लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी का एक ऐसा अवतार दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मीडिया पर हमला करने वाले राहुल गांधी खुद पत्रकार की भूमिका में नजर आए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खेत में बने मकान की छत पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से कई मुद्दों पर सवाल भी किए। राजन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने आर्थिक परिस्थितियों, छोटे उद्योगों के सामने चुनौतियों और आर्थिक असमानता के बारे में सवाल पूछा। राहुल गांधी के देश में दो भारत बन रहे सवाल पर राजन ने कहा कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज बनाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। सर्टेनिटी अबाउट पॉलिसी, एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay stop. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow.
जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी you're in, it has to be, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। Which house can stand when the brothers are fighting? You have to have internal harmony to have external security. यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मौजूद रहे। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी श्राप ने कहा, यह हमारे लिए एक उपयुक्त उपहार है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों का एक परिभाषित और स्थायी प्रभाव है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहे। इस दौरान गांधी जी का पसंदीदा वैष्णव जन भजन भी बजाया गया। मामले में भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी श्राप ने कहा कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक कार्य पर स्थायी प्रभाव है। इस प्रतिमा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। राम सुतार वही शिल्पकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। इस प्रतिमा को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को तोहफे में दी थी, जिसे अब उसके मुख्यालय में लगा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जमकर फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने जमकर पाकिस्तान को फटकारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा, अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले इस मंच पर उपदेश नहीं दे सकते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने जमकर पाकिस्तान को फटकार लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा, अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले इस मंच पर उपदेश नहीं दे सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि आतंकियों को पालने वाले देश यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। Question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contribution. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को फटकार लगाई बल्कि चीन पर भी आक्रामक प्रहार किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी खूंखार आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बारी आती है, तभी संयुक्त राष्ट्र में चीन पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। When it comes to climate action and climate justice, the state of affairs is no better. Instead of addressing the relevant issues in the appropriate forum, we have seen attempts at distraction and diversion. On the challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ने जिसे खारिज कर दिया हो, उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार पाकिस्तान को आईना दिखाते रहे हैं। भारत ने हमेशा साफ शब्दों में कहा है कि आतंक और विकास एक साथ नहीं चल सकते।